हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका डिफरेंशियल रिसर्च डिफरेंशियल सब्सिडी फॉर द स्टॉक। सो गाइस आज है 29 सितंबर 2024। इस वीडियो में एक बार फिर से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जिनके अंदर कमिंग वीक में क्या लेवल्स हो सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग फाइनली यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के बारे में, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आज क्लोजिंग हुई है 4470 के लेवल पर, यानी 4470 पर। स्टॉक ने इंटरडे में हाई मारा जरूर था 4550 के आसपास का, बट क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे हुआ है। और 5 डेज़ का अगर हम रिटर्न देखें तो 5 डेज़ में स्टॉक 127 रुपीज़ डाउन जा करके क्लोज किया है। हालांकि स्टॉक ने इस हफ्ते में एक अच्छा लेवल दिखाया जरूर था, 4750 प्लस का स्टॉक ने हाई बनाया था, बट उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से करीब 300 रुपीज़ डाउन साइड आकर के क्लोजिंग देकर गया है। अब देखो, कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी की मार्केट के अंदर लीडरशिप है और 69% कंपनी मार्केट शेयर होल्ड करती है। कंपनी का काम क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस प्रोवाइड करती है, और इंडिया के अंदर इसकी कहीं काफ़ी हद तक देखा जाए तो मोनोपोली है। यानी म्यूचुअल फंड अगर आप परचेस करते हो तो आपको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है म्यूचुअल फंड, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करती है? कैम्स करती है, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस करती है। अब रिसेंटली इसके मोतीलाल ओसवाल ने भी इसके टारगेट दिए हैं, काफ़ी अच्छे टारगेट है, 5100 का टारगेट दिया है, जो कि करंट लेवल से काफ़ी बड़े टारगेट। देखो, ये है वो न्यूज़ बाय कैम्स, इनकी तरफ से जो रेटिंग आई है मोतीलाल ओसवाल की, वो है बाय की साइड में। 5100 का टारगेट इन्होंने यहाँ पर दिया है, और कैम्स को लेकर के शॉर्ट टर्म में ये इसको बुलिश नज़र आ रहे हैं। इनकी एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई थी रिसेंटली 26 सितंबर को, जिसमें इनके हिसाब से स्टॉक अगले 2027 तक जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 20% से मिनिमम ग्रो करेगा। 13% अभी करंटली इसका ग्रोथ रेट है, जो कि 20% तक जा सकता है। इसीलिए अगर आपके पास इसका शेयर है, हर गिरावट में अगर आपको 5% का गिरावट अगर मिलता है जहाँ से भी आपने परचेस किया है, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में रखकर चल सकते हो। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब एक बार इसके हम लोग चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो ये हम लोग आ चुके हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकली अगर आप चार्ट देखें तो काफ़ी नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है स्टॉक के अंदर। यहाँ से स्टॉक को एक बड़ा शूटअप की ज़रूरत है। नीचे में स्टॉक ने एक सपोर्ट बना रखा है, और ये सपोर्ट स्टॉक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि 4250 के लेवल का है। अगर स्टॉक इस सपोर्ट के आसपास आता है तो मौका मिलता है, तो 4000 का स्टॉप लॉस यहाँ से लगा के चलना होगा। और ऊपर में स्टॉक का जो रजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो है स्टॉक का 4800 का। 4800 अगर स्टॉक इस कमिंग वीक में ब्रेक करता है तो मोतीलाल ओसवाल के जो टारगेट थे 5100 के, उसको भी ये स्टॉक हासिल कर लेगा। तो ये था आपका केम्स का अपडेट। अब इसके बाद हम लोग आईरेडा के बारे में। देखो, आईरेडा का स्टॉक लास्ट फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा रिकवरी के साथ 3.78% पॉजिटिव गेन के साथ क्लोज किया, और एक गेन भी स्टॉक के अंदर क्लोजिंग से कुछ मिनटों पहले ही देखने के लिए मिला था। कंपनी को लेकर के काफ़ी सारे अपडेट्स रिसेंटली आए थे, और अभी यहाँ पर रिसेंटली एक समिट हुआ था एटी एनर्जी को लेकर के, और इसके अंदर जो आईरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दास, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, और उन्होंने समझाया है कि किस तरह से इस प्रिंसिपल को फॉलो करके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है वेल्थ क्रिएट की जा सकती है, और एक सपोर्ट सिस्टम जो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी हमारी क्रिएट कर रही है, सेबी और आरबीआई, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अब दास का मतलब क्या है? अब यहाँ पर दास को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, और इसको इन्होंने बोला है डिसिप्लिन ऑफ इन्वेस्टर्स का जो डिसिप्लिन है, उस प्रिंसिपल को अगर फॉलो करते हैं तो जो सरकार का जो लक्ष्य है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से जनरेट करना, उसमें आईरेडा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बिकॉज आईरेडा ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया था, उसमें बताया था कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसने फैसिलिटेट करने के लिए फॉरेन करेंसी लोन को एक अपनी सब्सिडरी आईरेडा ग्लोबल एनर्जी का इनकॉर्पोरेशन रिसेंटली किया था, और अब इसका जो एम है वो है फॉरेन करेंसी लोन को फैसिलिटेट करना, जिससे कि जो भी कंपनीज इस प्रोसेस में है, यानी कि ग्रीन एनर्जीज प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं, उनको ये लोन्स प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर इन कंपनीज़ को 250 से लेकर 350 बेसिस पॉइंट्स का हेजिंग कॉस्ट में बेनिफिट मिलेगा। अब अगर इन कंपनीज़ को बेनिफिट मिलेगा तो आईरेडा की जो सब्सिडी अगर ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली आईरेडा मेन कंपनी वैसे ही ग्रो करने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव अपडेट था कंपनी की तरफ से, जिसके बाद स्टॉक के अंदर थोड़ी सी तेज़ी बनी। अब सवाल है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए हम लोग आ चुके हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, और पहले भी आपको बताया गया था कि स्टॉक का सपोर्ट 220 का है। यहाँ पर आएगा तो हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे 200 रुपये का, और रिवर्सल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, स्टॉक एक्जैक्टली इसी रेंज पे गया, और अभी स्टॉक 232 पर क्लोजिंग देकर गया है। अब यहाँ से स्टॉक का जो इमीडिएट रजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो स्टॉक का 250 से लेकर 260 की रेंज है। अगर स्टॉक कमिंग वीक में इस रेंज को ब्रेक कर जाता है तो स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 2 फेस करेगा वो स्टॉक का रहेगा 280 से लेके 295 के रेंज का। सो ये धीरे धीरे स्टॉक एंड रेजिस्टेंस को जैसे जैसे पार करेगा वैसे वैसे हम लोग आपके साथ लेवल्स को अपडेट करते जाएंगे।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे NHPC लिमिटेड के बारे में। काफ़ी समय से स्टॉक के अंदर मोमेंटम गायब हो चुका है। हालांकि लास्ट फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा बाउंस बैक स्टॉक ने दिखाया जरूर था और 96 का स्टॉक ने हाई बनाया, बट 96 से अगेन स्टॉक गिरावट के साथ ही 94 पर क्लोजिंग देकर गया है। अब देखो स्टॉक के लिए खबर आई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है और ये जॉइंट वेंचर कंपनी ने आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के साथ मिलकर के किया है, जिससे कि आगे चल कर के कंपनी के जो जॉइंट वेंचर है उसमें जो स्टेक है 50-50% का स्टेक रहेगा। आंध्र प्रदेश जो पावर जनरेशन कॉरपोरेशन है उसका 50% रहेगा और NHPC का 50% रहेगा। और इस JV के अकॉर्डिंग ये लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स के कंपनी के नंबर्स के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। इसीलिए NHPC के ऊपर अभी आपको फिलहाल थोड़ा सा भरोसा रखना होगा। अभी PSU सेक्टर में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा है, जैसे ही ये डाउन ट्रेंड खत्म होता है इन स्टॉक में वापस तेजी लौटेगी। अब एक नज़र डाल लेते हैं इसके हम लोग टेक्निकल चार्ट के ऊपर। देखो टेक्निकली स्टॉक ने यहाँ पर एक रजिस्टर्स फॉर्म कर लिया है और ये रजिस्टर स्टॉक का है 3 डिजिट का, यानी 100 का। अगर कमिंग वीक में स्टॉक इसके ऊपर निकल के क्लोजिंग दे देता है तो स्टॉक सीधा जो नेक्स्ट रजिस्टर फेस करेगा, रजिस्टर्स 2 जो रहेगा वो रहेगा 108 का। 108 से लेकर 112 की जो रेंज है स्टॉक के लिए एक हर्डल रेंज है, इसको पार करता है तो स्टॉक प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पाएगा। नीचे में स्टॉक ने एक सपोर्ट फॉर्म कर रखा है और ये सपोर्ट स्टॉक का है 90 से लेकर 92 की रेंज का। इस रेंज में आता है तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जहाँ से मैं लगा के चल रहा होगा स्टॉक के अंदर 84 का, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रहेगा। चांसेस है कि स्टॉक आने वाले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अपने बुल रन को, अपने रिवर्सल को कंटिन्यू करे और एक बार स्टॉक 100 के ऊपर निकल जाता है तो स्टॉक प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर पाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर प्राइस के बारे में, जिसके अंदर लास्ट फ्राइडे सेशन में थोड़ा जंप देखा गया था। 160 रुपये का स्टॉक ने हाई बनाया, बट थोड़ा सा नीचे वापस फिसल करके स्टॉक साइडवेज मोमेंटम के साथ ही क्लोजिंग देकर गया है। अब देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है इसके लिए एक अच्छी खबर है, बिकॉज इसका एक और मार्केट के अंदर साथ ही आने वाला है जिसका नाम है HDB के नाम से उसको हम जानते हैं, HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। देखो HDB फाइनेंशियल सर्विस ने अब इनिशिएट किया है अपना IPO मार्केट में एंटर करने के लिए, अब ड्राफ्ट करने वाली है, पेपर तैयार करने वाली है। और RBI की जो मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स थी जिसके अंदर रिसेंटली चेंजेस किए गए थे, बेसिकली RBI ने रिसेंटली बदलाव किए थे। उसमें बताया गया था कि जितनी भी कंपनीज़ हैं NBFC कंपनीज़ के लिए नया नियम आया था और उसमें कैटेगराइज किया गया था कि बेसिकली सभी कंपनीज़ को 4 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। और ये 4 कैटेगरीज थी लोअर लेवल इसको हम लोग बोल सकते हैं, दूसरा था इसका मिडल लेवल और थर्ड था इसका अपर लेवल और फोर्थ है इसका टॉप लेवल। तो जितनी भी कंपनीज थी लाइक अपर लेवल की जितनी भी कंपनीज थी, अपर लेवल हो गया, टॉप लेवल हो गया, इन सभी कंपनीज को मैंडेटरी है कि आपको मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना होगा 3 साल के अंदर। और इस लिस्टिंग रेगुलेशन के जो नियम थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने अपने आप को लिस्ट कराया। अब HDB फाइनेंशियल सर्विस भी अपने आप को लिस्ट कराने वाली है। लास्ट वीक जो है HDFC बैंक जो इसका पेरेंट कंपनी है 94% स्टेक ओन करती है, इसके बोर्ड ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है पब्लिक इशू लाने के लिए। और ये जो पब्लिक इशू होने वाला है इसमें पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू होगा 2500 करोड़ का और कुछ यहाँ पर जो है ऑफर फॉर सेल भी होगा। अब ये जो HDB फाइनेंशियल सर्विस का IPO मार्केट में आता है, लिस्ट होता है, तो डेफिनेटली जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनी है उनको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि री रेटिंग मार्केट के अंदर होगी। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि कई सारी कंपनी पहले लिस्ट हो चुकी है। देखो 4 लेयर्स NBFC वर कैटेगराइज इन 4 लेयर, बेस लेयर हो गया, मिडल लेयर हो गया, अपर लेयर हो गया, टॉप लेयर हो गया। इन कंपनीज़ को अपर लेयर के ऊपर जितनी कंपनीज़ हैं इनको मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना ज़रूरी है विद इन 3 years ऑफ बीइंग डेजिग्नेटेड एज एन अपर लेयर NBFC। जैसे ही अपर लेयर NBFC में शामिल हो जाती है इनको 3 साल के अंदर अपने आप को लिस्ट कराना होगा। इससे पहले आपने देखा इंडिया में जो 15 मेजर NBFCs हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस अब लिस्ट हो ही चुका है, श्रीराम फाइनेंस है, टाटा सन्स है, टाटा सन्स का भी IPO आने वाला है, L&T फाइनेंस हो गया, इंडियन हाउसिंग फाइनेंस ऑलरेडी लिस्टेड है। तो इसमें जो है अब HDB फाइनेंशियल सर्विस का भी नाम है और इसीलिए इस कंपनी को भी लिस्ट होना है। तो जैसे ही ये कंपनी का IPO आता है मार्केट के अंदर, जितने भी पर भी ये लिस्ट होता है आगे चल के, तो उससे जितनी भी जो NBFC कंपनी मार्केट के अंदर लिस्टेड है इन सभी को फ़ायदा होगा। इसीलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी आपको PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, बट जब HDB फाइनेंशियल जैसी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होंगी तब आप देखना है कि जो PE रेशियो है इंडस्ट्री का री रेट होगा और बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो PE रेशियो है वो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के PE के रेशियो के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकली अगर आप देखें
जब से इसके अंदर ये बेरिश आरामी कैंडल बनी है, स्टॉक के अंदर वीकनेस कंटिन्यू है। और ये जो कैंडल बना था ग्रीन वाला, इसमें भी कन्विक्शन इतना था नहीं। इसके बाद जो कैंडल बना है इसी के बॉडी के अंदर ही बना है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी सतर्क रहना है। स्टॉक में जैसे हमने पहले ही बताया कि 170 का स्टॉक के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। 160 बेशक आया जरूर था, बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। हो सकता है कि स्टॉक थोड़ी बहुत और डीप साइड जो डाउन साइड है वो दिखा दे। 150 स्टॉक का फाइनल सपोर्ट है। लास्ट वीक में भी स्टॉक ने 150 का सपोर्ट लिया था इस वाली कैंडल में, इसीलिए 150 का स्टॉक का सपोर्ट है। 150 से लेके 144 के बीच में स्टॉक आता है, तो इस रेंज में आप लोग क्या कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। और जिन लोगों ने काफ़ी ऊपर के लेवल पर परचेस किया वो इस रेंज में आने पर एक्यूमुलेशन के बारे में प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस में 132 का लगा के चल रहे हैं। 132 तोड़ता है स्टॉक तो स्टॉक 110 के नीचे भी आ सकता है। सो गाइस, ये थे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अब जाने से पहले आज का आखिरी अपडेट, और देखिए ये जो अपडेट है ये है इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, बिकॉज कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट होना था उसका रिकॉर्ड डेट यहाँ पर कंपनी ने 1 अक्टूबर बताया गया था, यानी कल है 30 सितंबर। अगर कल हम इस स्टॉक को परचेज करते हैं तो हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं स्टॉक स्प्लिट में पार्टिसिपेट करने के लिए। 10 रुपये फेस वैल्यू का स्टॉक 1 रुपीज़ फेस वैल्यू का हो जाएगा, यानी अगर आपके पास कंपनी के 100 शेयर है तो आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर हो जाएंगे। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी जिस पी पर काम कर रही है 23 का पी है, और इंडस्ट्री का पी लगभग 35 का है। पी के हिसाब से भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 37% का है, यानी कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी के ऊपर कर्जा जीरो है, जीरो डेट कंपनी है, और लास्ट ईयर्स के जो कंपनी के नंबर्स आए हैं काफ़ी शानदार आए हैं। बुक वैल्यू भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और अभी यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग स्टॉक के अंदर 51% की है, यानी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। करंटली स्टॉक का जो प्राइस है 424 पर स्टॉक की क्लोजिंग है। यहाँ से स्टॉक स्प्लिट होता है तो स्टॉक का जो प्राइस हो जाएगा वो लगभग 42 रुपये के आसपास आ जाएगा, और स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि स्टॉक आने वाले 2 से 3 साल में वापस जहाँ से स्प्लिट हुआ है यानी 3 डिजिट में वापस आने का पोटेंशियल रखता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। अगर आप स्टॉक स्प्लिट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मंडे का दिन आपके लिए आखिरी दिन है। सो गाइस, ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस